प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति संघर्ष यथा पूर्व स्थिति की नीति। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसा हांसी मार्गेन था उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार की राजनीति, बेटा नोट करें, सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति का मतलब यहाँ राष्ट्रीय राजनीति से, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो बेटा अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो शक्ति संघर्ष ही तो चल रहा है। आज शक्ति संघर्ष के ऊपर हम दूसरा लेक्चर आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है लेक्चर नंबर 41 पार्ट नंबर 1, इसका मतलब शक्ति संघर्ष पर दूसरा लेक्चर है आज। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, तो शक्ति के लिए संघर्ष है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र राज्यों के द्वारा जो शक्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, इस संदर्भ में विद्वानों ने 3 प्रकार की नीतियां बतलाई हैं। पहली नीति है यथापूर्व स्थिति की नीति, दूसरी नीति है यश प्रतिष्ठा की नीति, और तीसरी है साम्राज्यवाद की नीति। अर्थात शक्ति संघर्ष के संदर्भ में पूरी दुनिया के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों की विदेश नीतियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 यथापूर्व स्थिति की नीति, नंबर 2 प्रतिष्ठा की नीति, नंबर 3 साम्राज्यवाद की नीति। तो बेटा आज हम शक्ति संघर्ष के संदर्भ में जो 3 प्रकार की विदेशी नीतियां होती हैं, क्या जो 3 प्रकार की विदेशी नीतियां होती हैं उनमें से पहली नीति ले रहे हैं आज हम, यथापूर्व स्थिति की नीति। ये शक्ति संघर्ष के संदर्भ में जो है पहली नीति होगी यथा पूर्व स्थिति की नीति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यथा पूर्व स्थिति की नीति का मतलब जो राष्ट्र राज्य की विद्यमान स्थिति होती है, जो राष्ट्र राज्य की उस समय जो प्रचलित स्थिति होती है, उसको बनाए रखने का जब प्रयास किया जाता है तो वह यथा पूर्व स्थिति की नीति कहलाती है। बाकी मैं एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले जो आपको नोट करना है वो तो ये करना है कि शक्ति संघर्ष के संदर्भ में, आप नोट करें, शक्ति संघर्ष के संदर्भ में पूरी दुनिया के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों की जो विदेश नीतियां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं बेटा। नंबर 1 यथा पूर्व स्थिति की नीति, नोट करें, यथा पूर्व स्थिति की नीति। नंबर 2 प्रतिष्ठा की नीति, नंबर 3 साम्राज्यवाद की नीति। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वह शक्ति संघर्ष के संदर्भ में जो पहली नीति है यथापूर्व स्थिति की नीति, इसको समझाएंगे। इसके बाद में लेक्चर नंबर 41 पार्ट नंबर 2 में प्रतिष्ठा की नीति लेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम जो है साम्राज्यवाद की नीति लेंगे। मतलब शक्ति संघर्ष के संदर्भ में जो राष्ट्र राज्यों की विदेश नीतियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तीनों ही प्रकार के ऊपर हम 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर हम यहाँ पर केवल औपचारिकता निभाना चाहते तो इस एक लेक्चर में ही तीनों नीतियों को ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया था कि बेटा मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझाना चाहता हूँ, इसलिए इसके सैद्धांतिक पक्ष को तो मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझने में कतई दिक्कतें नहीं आएगी। अब आज हम जो यथापूर्व स्थिति की नीति ले रहे हैं इसको समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है आपकी सुविधा के लिए बेटा, क्या कि शक्ति के लिए संघर्ष में राष्ट्र प्राय 3 तरह की नीतियों द्वारा निर्देशित होते हैं। जरा गौर कीजिएगा, शक्ति के लिए संघर्ष में राष्ट्र प्राय 3 तरह की नीतियों द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष ही तो कहा गया है। और देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, घरेलू राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष ही तो है। 2 व्यक्ति की बात आती है तो 2 व्यक्तियों में भी ये आपस में संघर्ष ही रहता है। एक व्यक्ति चाहे मैं शक्तिशाली बनूं, दूसरा चाहे मैं शक्तिशाली बनूं। यहाँ शक्ति का अर्थ क्या था? शक्ति का अर्थ ये होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता पहले व्यक्ति के पास में होती है वह शक्ति कहलाती है। और जब एक राष्ट्र राज्य के द्वारा दूसरे राष्ट्र राज्य के आचरण को, व्यवहार को अपने अनुरूप नियंत्रित किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, और नियंत्रित करने की जो क्षमता एक राष्ट्र राज्य के पास में होती है वह राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर मैंने ऐसा अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। चलिए बेटा, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हांसी मार्गेन थाउ
शक्ति संघर्ष ही तो कह रहा है। फिर से दोहरा रहा हूँ, हार्जी मार्गेंथाउ कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति का मतलब राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है या शक्ति संघर्ष है। तो शक्ति के लिए संघर्ष, जैसा संवेदवादी विचारक होब्स कहते हैं कि शक्ति की जो प्यास होती है, शक्ति की जो भूख होती है, वो कभी शांत नहीं होते। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी शक्ति की प्यास शांत होती है, अन्यथा जीवन पर्यंत व्यक्ति लगातार प्रयास करता है कि मैं शक्तिशाली बनूं, मैं शक्तिशाली बनूं। चलिए बेटा, अब 3 तरह की नीतियों द्वारा निर्देशित होते हैं, आप इसको समझना है। शक्ति के लिए संघर्ष में राष्ट्रप्राय मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है बेटा, कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या 193 देश है। तो 193 के 193 देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता हैं। तो यहाँ जो राष्ट्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है, इसलिए राष्ट्र प्राय 3 तरह की नीतियों द्वारा निर्देशित होते हैं। अब वो 3 तरह की नीतियां कौन सी है? नंबर 1 यथापूर्व स्थिति की नीति, नंबर 2 प्रतिष्ठा की नीति, यस, नंबर 3 साम्राज्यवाद की नीति, जिसमें आज हम केवल एक नीति की बात कर रहे हैं, यथापूर्व स्थिति की नीति। अब यथापूर्व स्थिति की नीति को समझे उससे पहले ये डायग्राम समझना निहायत जरूरी है। यदि आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो शक्ति संघर्ष के संदर्भ में राष्ट्र राज्यों की जो 3 प्रकार की नीतियां होती हैं, 3 प्रकार की जो विदेश नीतियां होती हैं, उन तीनों को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए बेटा देखो, सबसे पहले हमने यहाँ सेंटर में लिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। चूंकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो सैद्धांतिक पक्ष या भाग है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रक्रिया होती है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया 2 तत्वों के रूप में उभरकर सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया 2 तत्वों के रूप में उभरकर सामने आती है। एक तो शक्ति संघर्ष के रूप में, और एक जो है विरोध समाधान के रूप में। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष भी होता है, तो इसी के साथ में राष्ट्र राज्यों के बीच में किसी भी समस्या विशेष को लेकर के जो मनमुटाव होता है, उसका समाधान भी किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में दोनों बात आती हैं। आप दोनों बातें नोट करेंगे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में नंबर 1 बात तो आएगी शक्ति संघर्ष, और बेटा नंबर 2 आएगा, आप नोट करेंगे, नंबर 2 आएगा विरोध समाधान। आप यहीं पर इसमें ही नोट कर सकते हैं, विरोध समाधान। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में 2 बातें आती हैं। शक्ति संघर्ष, राष्ट्र राज्यों के बीच में जो है लगातार शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है, एक बात। दूसरी बात यह कि राष्ट्र राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष तो होता है, लेकिन इसी के साथ में जो है किसी भी समस्या विशेष को लेकर के उसमें समाधान भी किया जाता है। इसको कहते हैं विरोध समाधान। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में पहली बात आती है शक्ति संघर्ष, दूसरी बात आती है विरोध समाधान। तो आप इसी के अंतर्गत ये दोनों बातें नोट करेंगे, डायग्राम बनाएं। इसके बाद में बेटा आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति संघर्ष है, इसमें 2 बातें आ जाती हैं, शक्ति संघर्ष और विरोध समाधान। इसके बाद में यहाँ जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो शक्ति के लिए संघर्ष मतलब राष्ट्र राज्य शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो राष्ट्र राज्य शक्ति के लिए संघर्ष में यहाँ हम जो पहली यथापूर्व स्थिति की नीति अपना रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है यथापूर्व स्थिति की नीति, मतलब शक्ति के लिए संघर्ष में 3 प्रकार की नीतियां होती है, यथापूर्व स्थिति की नीति, प्रतिष्ठा की नीति, साम्राज्यवाद की नीति। तो आज हम पहली नीति को ले रहे हैं, यथापूर्व स्थिति की नीति। और यथापूर्व स्थिति की नीति का मतलब होता है राष्ट्र राज्य के द्वारा शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करना। मतलब राष्ट्र राज्य के पास में उस समय जो शक्ति है, उस शक्ति को या शक्ति वितरण की व्यवस्था को बनाए रखना। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ ने और अमेरिका ने इसी नीति को अपनाया था। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे मैं समझाऊंगा अभी इसको। तो आप नोट करेंगे शक्ति के लिए संघर्ष में, यहाँ मैंने 1 इसलिए लिखा है कि हम पहली नीति ले रहे हैं। 1 शक्ति के लिए संघर्ष में राष्ट्र राज्यों के द्वारा जब शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, शक्ति वितरण की जो वर्तमान व्यवस्था है या शक्ति की जो विद्यमान स्थिति है या शक्ति की जो प्रचलित स्थिति है, उसको बनाए रखना ही यथापूर्व स्थिति की नीति कहलाता है। अब इधर आइए बेटा, इधर मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य होता है वह राष्ट्रहित होता है। देखो
जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रहित होता है। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रहित होता है। क्या होता है? राष्ट्रहित होता है। और जब किसी भी देश के द्वारा, किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है, जो कार्य योजना तय की जाती है, लिखेंगे आप, जो कार्य योजना तय की जाती है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह कार्य योजना सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विदेश नीति कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको, विदेश नीति कहलाता है। अब इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति होती है, जिस शक्ति के लिए राष्ट्र राज्य में संघर्ष हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति होती है वह शक्ति साध्य और साधन दोनों होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साध्य तब होती है कब? जबकि राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं, जिसको कि प्रतिष्ठा की नीति या प्रदर्शन की नीति भी कहा जाता है। और इसी के साथ में यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इसको साम्राज्यवाद की नीति भी कहा जाता है। इसी के साथ में जब शक्ति का अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए व्यवहार में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साध्य और साधन दोनों होती है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन और साध्य दोनों होती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति जो है निरपेक्ष नहीं होती है, सापेक्ष होती है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से राष्ट्र राज्य की शक्ति में परिवर्तन होता रहता है। आज कोई राष्ट्र राज्य शक्तिशाली है, अगले दिन कोई अन्य राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाएगा। जैसा आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंतर्गत भारत राष्ट्र राज्य की शक्ति उभरती जा रही है। आज भारत विश्व गुरु से विश्व मित्र की तरफ बढ़ रहा है। आज वास्तविक रूप में भारत का नेतृत्व को पूरी दुनिया मान रही है और पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व के सामने नतमस्तक हो रही है। क्या? पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व के सामने नतमस्तक हो रही है। इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं, अभिमान के साथ कह सकते हैं कि आज भारत विश्व गुरु का सोपान तो है ही है, और विश्व गुरु से विश्व मित्र की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हम सभी राष्ट्र राज्यों को अपना मित्र मानते। इसलिए तो अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है 9-10 सितंबर 2023 को, इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में मंत्र दिया है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। इसलिए इसको जब हम खुलासा करते हैं तो इसका मतलब होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है। तो निश्चित रूप इस मंत्र के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई है। ये पूर्णतः सत्य है। अब चलिए, चूंकि हमें तो यथापूर्व स्थिति की नीति को समझना है आज। चलिए बेटा, अब हम यहाँ लेते हैं मूल बात। देखो बेटा, 3 प्रकार की विदेश नीतियां, अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति संघर्ष को लेकर के पूरी दुनिया में 3 प्रकार की विदेश नीतियां होती हैं। जैसा कि हांसे मार्गेंथाउ ने कहा है, आप नोट करेंगे कि पूरी दुनिया के संदर्भ में शक्ति संघर्ष के लिए 3 प्रकार की विदेश नीतियां होती है। वो 3 प्रकार की विदेश नीतियों के नाम मैंने आपको बता दिए, फिर दोहरा रहा हूँ। यथापूर्व स्थिति की नीति, नोट करें, यथापूर्व स्थिति की नीति, यस प्रतिष्ठा की नीति, यस साम्राज्यवाद की नीति। ठीक है, आज हम यथापूर्व स्थिति की नीति ले रहे हैं। हांसे मार्गेंथाउ कहते हैं कि हर राजनीति, चाहे वह गृह राजनीति हो, बेटा गृह राजनीति, घरेलू राजनीति का मतलब होता है राष्ट्रीय राजनीति। फिर से दोहरा रहा हूँ, हर राजनीति, चाहे वह गृह राजनीति हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके 3 आधारभूत रूप हैं। मतलब यहाँ हांसे मार्गेंथाउ कहते हैं कि चाहे वह घरेलू राजनीति हो या वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इन दोनों ही प्रकार की राजनीतियों के 3 आधारभूत रूप हैं। चाहे वह घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके 3 आधारभूत रूप हैं। नंबर 1, शक्ति के स्थायी। मतलब पहला जो आधारभूत रूप है वो ये है कि शक्ति की वर्तमान स्थिति को, विद्यमान स्थिति को, प्रचलित स्थिति को बनाए रखना, ये पहला रूप हो गया। दूसरा है वृद्धि का, अर्थात जब राष्ट्र राज्य के द्वारा लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है तो इसका दूसरा रूप कहा जाता है, जिसके आधार पर नीति बनती है साम्राज्यवाद की नीति। और तीसरा है बेटा प्रदर्शन की नीति, अर्थात जब एक राष्ट्र राज्य के द्वारा लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है प्रतिष्ठा के लिए, तो इसको प्रतिष्ठा की नीति कहा जाता है। इसलिए उसके 3 आधारभूत रूप हो गए, शक्ति के
स्थायी रूप को बनाए रखना, शक्ति वृद्धि का प्रयास करना और शक्ति का प्रदर्शन करना। ये तीन, इसके रूप इन तीनों रूपों के आधार पर तीन नीतियां बन जाती हैं। शक्ति के स्थायी बनाए रखने के आधार पर यथापूर्व स्थिति की नीति बनती है, शक्ति की वृद्धि पर जो प्रयास किया जाता है इसके आधार पर साम्राज्यवाद की नीति बनती है, और शक्ति का जो प्रदर्शन किया जाता है इसके आधार पर प्रतिष्ठा की नीति बनती है। और आज हमको केवल पहली नीति को समझना है, यथापूर्व स्थिति की नीति। चलिए, ये तो एक सामान्य बात होगी जो कि आपको तीनों लेक्चर में समझना जरूरी है, चाहे यथापूर्व स्थिति की नीति हो या जो है प्रतिष्ठा की नीति हो और या साम्राज्यवाद की नीति हो। इन तीनों ही नीतियों में आपको ये जो डायग्राम है इसको समझना बेहद जरूरी है, इसलिए तीनों ही लेक्चर्स में मैं ये बातें आपको बतलाऊंगा। चलिए बेटा, अब हम लेते हैं तीन प्रकार की विदेश नीतियों में पहली नीति शक्ति संघर्ष यथास्थिति की नीति अथवा यथापूर्व स्थितिवादी नीति। नोट करें, यथास्थिति की नीति अथवा यथापूर्व स्थितिवादी नीति भी कहते हैं इसको। तो आज हम शक्ति संघर्ष के संदर्भ में यथापूर्व स्थिति की नीति ले रहे हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आप इसका अर्थ समझेंगे। यह नीति मतलब यथापूर्व स्थिति की नीति, यथापूर्व स्थिति की नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है, मतलब वर्तमान समय में या विद्यमान स्थिति में जो शक्ति है या जो प्रचलित शक्ति है उस शक्ति की रक्षा का प्रयास करती है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता है। मतलब जिस राष्ट्र राज्य के द्वारा इस नीति का प्रयोग किया जाता है वह शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करता है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता है। जब एक राष्ट्र राज्य ऐसा करता है तो उसकी नीति को यथापूर्व स्थिति की नीति कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारा का जो है नेतृत्व कर रहा था, 1991 में इसका विघटन हो चुका है। सोवियत संघ ने पूरी यूरोपीय देशों के साथ और पश्चिम यूरोप के देशों ने आपस में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो संधियां की उन सब का लक्ष्य अपने अपने प्रदेशों में महायुद्ध के बाद शक्ति वितरण के आधार पर स्थापित यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना था। मतलब सोवियत संघ विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है और अमेरिका भी विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जो नीति अपनाएगी उस नीति को यथापूर्व स्थिति की नीति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा, अब अगली बात आती है, इसको समझना निहायत जरूरी है कि यथापूर्व स्थिति की जो नीति है उस यथापूर्व स्थिति की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपसे कोई पूछ ले तो यथापूर्व स्थिति की नीति का शाब्दिक अर्थ है विद्यमान स्थिति या प्रचलित स्थिति। मतलब जैसे दूसरी युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका ने अपनी विद्यमान स्थिति प्रचलित स्थिति को बनाए रखने की नीति को अपनाया, इसलिए इसकी नीति को यथापूर्व स्थिति की नीति कहा जाता है। तो यथापूर्व स्थिति की नीति का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यमान स्थिति। क्या यथापूर्व स्थिति की नीति का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यमान स्थिति या प्रचलित स्थिति। विद्यमान स्थिति या प्रचलित स्थिति एक ऐसी नीति है जो उस शक्ति स्थिति को बनाए रखने के लिए बनाई जाती है जो राष्ट्र के पास होती है। मतलब ये एक ऐसी नीति होती है जिस नीति को एक राष्ट्र राज्य के द्वारा बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। क्या बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और जब एक राष्ट्र राज्य प्रचलित या विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है, उस शक्ति की रक्षा का प्रयास करता है, तो इसे ही यथापूर्व स्थिति की नीति कहा जाता है। मतलब विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और जब विद्यमान स्थिति या प्रचलित स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है तो उस राष्ट्र राज्य की विदेश नीति को यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति कहा जाता है। चलिए बेटा, अब यथापूर्व स्थिति की नीति को हम अच्छे से 4 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। मैंने यहाँ भरसक प्रयास किया है कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अच्छे से अच्छे रूप में समझाऊं। आप भले ही कितने ही राइटर्स की किताबों का अध्ययन कीजिएगा, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। कारण क्योंकि मैं स्वयं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कि भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राइटर हैं उन सब की किताबों का निष्कर्ष निकालते मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दें बेटा, यथापूर्व स्थिति की नीति को हम 4 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1, यथापूर्व स्थिति के दार्शनिक आधार। बेटा ध्यान दें, यथापूर्व स्थिति के दार्शनिक आधार। यथापूर्व स्थिति के जो दार्शनिक आधार है वो ये है कि इसके अंतर्गत जिस राष्ट्र राज्य के द्वारा यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाया जाता है, विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का जो प्रयास किया जाता है या शक्ति की रक्षा का जो प्रयास किया जाता है, तो इस प्रयास के अंतर्गत उस राष्ट्र राज्य के द्वारा कुछ तो करना पड़ेगा।
मतलब कोई ना कोई तो निर्णय ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि उसकी वर्तमान स्थिति को बचाए रखा जा सके, बनाए रखा जा सके। ऐसा नहीं है कि यथापूर्व स्थिति की जो नीति होती है उसमें राष्ट्र चुपचाप बैठ जाता है, नहीं 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 नहीं, उस शक्ति की रक्षा के लिए उसको कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, और कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। यह निर्णय लिया जाएगा तो ही वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाएगा, अन्यथा उस राष्ट्र राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये इसका दार्शनिक आधार है। नंबर 2, यथापूर्व स्थिति की नीति औचित्य तथा समर्थन का एक स्रोत होती है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मतलब यथापूर्व स्थिति की जो नीति है वह औचित्य तथा समर्थन का एक स्रोत होती है। मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जब यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाया जाता है तो यह यथापूर्व स्थिति की जो नीति होती है उस राष्ट्र राज्य को वैधता प्रदान करती है। मतलब पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों में उसको एक प्रकार से समर्थन मिलता है। पूरी दुनिया उस राष्ट्र राज्य की नीति को जो है सम्मान की दृष्टि से देखती है। वो यहाँ मैंने लिखना औचित्य मतलब वैधता, वैधता का मतलब होता है समर्थन, अर्थात अन्य राष्ट्र राज्यों के द्वारा उस राष्ट्र राज्य की विदेश नीति का समर्थन किया जाता है। तो नोट करें आप, यथापूर्व स्थिति की नीति औचित्य तथा समर्थन का एक स्रोत होती है। मतलब जब एक राष्ट्र राज्य यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाता है तो अन्य राष्ट्र राज्य उसकी नीति का समर्थन करते हैं, और जब समर्थन करते हैं तो उसको वैधता प्राप्त होती है। वैधता प्राप्त होती है तो वैधता ही औचित्य पूर्णता कहलाता है, यही समर्थन कहलाता है। उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। नोट करें बेटा, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड को स्विस भी कहा जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड या स्विस, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये राष्ट्र राज्य ऐसे राष्ट्र राज्य हैं जिन्होंने पूर्ण रूप में अपनी विदेश नीति के लिए यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाया है। मतलब इनको अपनी वर्तमान स्थिति को, अपनी विद्यमान स्थिति को बनाए रखने तक मतलब है, बाकी अन्य पचड़ों में पढ़ने की आवश्यकता इनको नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पचड़े में ये नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा है बेटा बिंदु, यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति। जरा गौर कीजिएगा, यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति, अर्थात जब यथापूर्व स्थिति की नीति अपनाई जाती है तो इसके अंतर्गत यथापूर्व स्थिति की नीति अपनाने वाले राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हैं, शांति स्थापना की बात करते हैं। मतलब ऐसे राष्ट्र राज्य कहते हैं कि भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर रहे हैं, अन्य राष्ट्र राज्य को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए और भरसक प्रयास किया जाना चाहिए कि दुनिया में शांति की स्थापना हो सके। जैसा हांस मार्गेंथाउ कहते हैं कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून यथापूर्व स्थिति की नीति का समर्थन करने वाली विचारधाराएं बनाने के लिए उत्कृष्ट हैं। ये हांस मार्गेंथाउ कहते हैं। नोट करें, हांस मार्गेंथाउ जो कि यथार्थवादी नीति के प्रबल समर्थक हैं। हांस मार्गेंथाउ शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून यथापूर्व स्थिति की नीति का समर्थन करने वाली विचारधाराएं बनाने के लिए उत्कृष्ट है। मतलब यहाँ शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून यथापूर्व स्थिति की नीति का समर्थन करने वाली विचारधाराएं बनाने के लिए उत्कृष्ट है। कौन? शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून। मतलब यही एक ऐसी विचारधारा है जिनके आधार पर यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है ये क्षेत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद आदि पर निर्भर है। अर्थात जो यथापूर्व स्थिति की नीति है, ये यथापूर्व स्थिति की नीति वास्तविक रूप में क्षेत्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद की वैधता के आधार पर निर्भर करती है। मतलब जो भी राष्ट्र राज्य यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाता है वह क्षेत्रवाद को भी मानेगा और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीयवाद को भी मानेगा। मतलब क्षेत्रवाद को इसलिए मानेगा कि अपनी राष्ट्र राज्य की जो शक्ति है उस विद्यमान स्थिति को या प्रचलित स्थिति या शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, बनाए रखने का प्रयास करता है तो क्षेत्रवाद हो गया। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह शांति की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की बात करेगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में चौथी बात आती है यथापूर्व स्थिति की सीमाएं। बेटा वास्तविक रूप में जिस भी राष्ट्र राज्य के द्वारा यथापूर्व स्थिति की नीति को अपनाया जाता है तो यथापूर्व स्थिति की जो नीति होती है इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। इसकी विद्वानों ने, आलोचकों ने आलोचनाएं भी की हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ समझाया। जैसे मान लीजिएगा साम्राज्यवादी देश कमजोर राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण जारी रखने चाहें या जारी रखने को उचित ठहराने के लिए इस नीति का सिद्धांत योग में नहीं ला सकते। जरा गौर कीजिएगा। मतलब जैसे जो साम्राज्यवादी देश हैं जो कि लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं, साम्राज्यवादी देश कमजोर राष्ट्रों पर, जो कमजोर दुर्बल राष्ट्र हैं, शक्तिहीन राष्ट्र हैं,
साम्राज्यवादी देश कमजोर राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण जारी रखने को उचित ठहराने के लिए, क्या अपना नियंत्रण जारी रखने को उचित ठहराने के लिए इस नीति का सिद्धांत प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि इस नीति का सिद्धांत यदि प्रयोग में लाया जाएगा तो इसका मतलब तो यह है कि वो अपनी वर्तमान या विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, वो कमजोर राष्ट्रों को अपने अधीन नहीं लाएंगे। लेकिन जब साम्राज्यवादी देश कमजोर राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण जारी रखने के लिए उचित ठहराते हैं तो इस नीति का सिद्धांत प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उनको तो फिर जो है साम्राज्यवादी नीति को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति वृद्धि का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर शक्ति वृद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ तो केवल वर्तमान स्थिति को, विद्यमान स्थिति को बनाए रखने की बात होती है। इसलिए भले विद्यमान स्थिति को बनाए रखने के अंतर्गत तो यथापूर्व स्थिति को अपना सकते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्र राज्य कमजोर राष्ट्र राज्य को अपने नियंत्रण, अपने अधीन रखने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यथापूर्व स्थिति की नीति काम नहीं देगी, बल्कि वहां साम्राज्यवादी नीति को अपनाना पड़ेगा। इस आधार पर यथापूर्व स्थिति की आलोचना की जाती है। अब यहाँ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसका निष्कर्ष निकालेंगे? केवल यथापूर्व स्थिति की नीति। ठीक है बेटा, भाई शक्ति संघर्ष के आधार पर 3 प्रकार की नीतियां होती है ना, यथापूर्व स्थिति की नीति है, यस, प्रतिष्ठा की नीति, साम्राज्यवाद की नीति। 3 नीति होगी, तो एक नीति की बात की हमने। तो आज निष्कर्ष निकालेंगे, यह नीति मतलब यथापूर्व स्थिति की नीति। देखो बेटा, यथापूर्व स्थिति की नीति का मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विद्यमान स्थिति को, विद्यमान शक्ति वितरण को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह ही यथापूर्व स्थिति की नीति कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, ये रहा यहाँ अमेरिका और जो है सोवियत संघ का। ठीक है, यहाँ से ये एग्जाम्पल है इसका। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस उदाहरण को बार बार देखेंगे। ठीक है बेटा, निष्कर्ष है यह नीति मतलब यथापूर्व स्थिति की नीति, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यथापूर्व स्थिति की नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही कार्य करती है जो घरेलू मामलों में एक रूढ़िवादी नीति अर्थात कानून व्यवस्था बनाए रखना, एक रूढ़िवादी नीति करती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, यह नीति मतलब यथापूर्व स्थिति की नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, यथापूर्व स्थिति की नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वही कार्य करती है जो घरेलू मामलों में एक रूढ़िवादी नीति करती है। मतलब घरेलू मामलों में जो एक रूढ़िवादी नीति कार्य करती है वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की नीति करती है। क्योंकि घरेलू मामलों में रूढ़िवादी नीति ये कहती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, उनको बनाए रखने का प्रयास किया जाए, उनको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति ये तो बात कह रहा है कि जो विद्यमान स्थिति उसको बनाए रखे। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की नीति तो ये कहती है कि राष्ट्र राज्य की जो विद्यमान स्थिति है उसको बनाए रखो, और यहाँ पर जो घरेलू मामले होते हैं उसमें जो रूढ़िवादी नीति होती है, रूढ़िवादी नीति भी तो यही कहती है कि वर्तमान जो परंपरा है उनको बनाए रखें। तो यहाँ पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथापूर्व स्थिति की नीति और घरेलू मामले में रूढ़िवादी नीति एक जैसी है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति राष्ट्र राज्य की विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है कि भाई जो आपके पास शक्ति है उस शक्ति को बचाए रखें, वर्तमान स्थिति को बनाए रखें, प्रचलित स्थिति को बनाए रखें। ठीक इसी प्रकार से जो रूढ़िवादी नीति है वह घरेलू मामलों में यही काम करती है। क्या काम करती है कि जो परंपराएं हैं, वर्तमान जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, प्रचलित परंपराएं, उनको बनाए रखा जाए। इसलिए निष्कर्ष में आप ये नोट करेंगे कि यथापूर्व स्थिति की नीति, नोट करेंगे यथापूर्व स्थिति की नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही कार्य करती है जो घरेलू मामलों में एक रूढ़िवादी नीति करती है। रूढ़िवादी नीति करती है मतलब यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखा जाए, उनमें परिवर्तन करने की ज़्यादा जो है कोशिश ना की जाए। वर्तमान स्थिति को, वर्तमान कानून व्यवस्था को, वर्तमान परंपराओं को बनाए रखा जाए, यही रूढ़िवादी नीति कहलाती है। तो मुझे विश्वास है आप शक्ति संघर्ष के संदर्भ में यथापूर्व स्थिति की नीति समझ गए होंगे, या जो शक्ति संघर्ष के संदर्भ में 3 प्रकार की विदेश नीतियां होती हैं। पहले यथापूर्व स्थिति की नीति, दूसरी प्रतिष्ठा की नीति, तीसरी साम्राज्यवाद की नीति। तो इसमें से आज हमने पहली विदेश नीति को समझा है, यथापूर्व स्थिति की नीति। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी शक्ति संघर्ष के संदर्भ में पहली नीति यथापूर्व स्थिति की नीति को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।